हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया। चलिए फिर, तो आज अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट नंबर 3 हुआ था एफएम का, लीजिंग एंड डिसीजंस एंड फाइनेंशियल रेशियोज, इन 2 चैप्टर्स का। तो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका लीजेस चैप्टर से था। एंड बाय द वे, एज इट इज यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मैं दिखा देता हूं एक बारी आपको। ये आपका कौन से अटेम्प्ट का पेपर है? नवंबर 2019 के पेपर में एज इट इज यही क्वेश्चन आपका देख लीजिए। 10 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 4 लॉफ्ट लिमिटेड करके 10 नंबर का एज इट इज नवंबर 2019 में आपके पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है ना। आइए फिर डिस्कस करते हैं इसको। लॉफ्ट लिमिटेड is considering an investment in new technology that will reduce operating costs through increasing efficiency. The new technology will cost rupees 5 lakh and have a 4-year life, at the end of which it will have a residual value of 50,000. ठीक है जी। The annual license fees of 52,000 is payable to operate the machine. हर साल 52,000 का एक खर्चा आएगा लाइसेंस का। The purchase can be financed by 10% लोन। मतलब पहले डेटा को अगर समझें, इस क्वेश्चन में आपके पास जो मशीन खरीदनी है वो मशीन है कितने की? मशीन है बेटा जी 5 लाख रुपए की। और इस मशीन को खरीदने के हैं आपके पास 2 ऑप्शंस। या तो आप ले लो बैंक लोन। डेटा समराइज कर रहा हूं बस पहले, अभी ये प्रेजेंटेशन नहीं है मेन आंसर की, सिर्फ डेटा समझ रहे हैं। तो अगर आप मशीन खरीदते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो the purchase can be financed by 10% loan payable in equal installments at the end of each of 4 years. So basically आपने क्लासेस में सीखा है, एक होता है प्रिंसिपल टू बी पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एक होता है लोन टू बी पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। यहां पे कौन सा केस है? लोन टू बी पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जो ईएमआई होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके जो टोटल अमाउंट आता है, वो हर साल का सेम होना चाहिए। उस टोटल अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल के डिफर हो सकते हैं, वो कंपटीशन हमें करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूं, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट का रेट आपके पास 10% दिया हुआ है। और बाय द वे ये नेट ऑफ टैक्स होगा, वो देखना पड़ेगा हमको। और दूसरा, अगर मशीन आप बैंक लोन पे लेते हो तो आप मशीन के मालिक बनोगे, तो आपको लाइसेंस फीस भी हर साल देनी पड़ेगी, जो कि 52,000 क्वेश्चन ने बोली हुई है। ठीक है ना। अभी तक का डेटा यही था। एंड बाय द वे, अगर आप मशीन लोन पर लेते हो, आप मालिक हो, तो इसका स्क्रैप भी आपको मिलेगा 50,000 का चौथे साल के एंड में। लाइफ 4 ईयर्स है। ठीक है ना। यहां तक का ये डेटा है क्वेश्चन में। The depreciation is to be charged as per reducing balance method. Rate of depreciation is 25%. आप बैंक लोन पे एसेट ले रहे हो, मालिक हो, डेप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा at 25% WDV। इस पे टैक्स सेविंग हमें निकालनी पड़ेगी। Alternatively, Loft Limited could lease the new technology। लीज पर भी लाया जा सकती है ये मशीन। The company would pay for 4 annual lease rentals of rupees 1,90,000 per year। तो इसमें लीज रेंटल देना पड़ेगा 1,90,000 का हर साल, सेम है। The annual lease rentals include the cost of license fees। ये जो लाइसेंस फीस आपको यहां पे 52,000 हर साल की दे रखी थी, अगर आप एसेट लीज पर लाते हो तो वो आपके लीज रेंट में इंक्लूडेड है। मतलब जो लेसर होगा एसेट का, वो पे करेगा, इस पे आपको नहीं करना है, तो यहां पे ये खर्चा नहीं आएगा। ठीक है ना। टैक्स रेट 30% दिया हुआ है। कंप्यूट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज अंडर ईच ऑप्शन। व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट रेट एट विच दीज कैश फ्लोज विल हैव टू बी डिस्काउंटेड। डिस्काउंट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज अंडर ईच ऑप्शन एंड डिसाइड विच ऑप्शन इज बेटर, बाय और लीज। और आपको यहां पे 7% पे और 10% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पीवी निकालनी है सर। पीवी ऑफ आउटफ्लो अंडर बैंक लोन निकाल लेंगे, पीवी ऑफ आउटफ्लो अंडर लीज निकाल लेंगे। जिसमें पीवी ऑफ आउटफ्लो कम आ रहा होगा वो कर लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले
बैंक लोन के हिसाब से बात करते हैं, मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ आउटफ्लो अंडर बैंक लोन। ठीक है जी, और बना लेते हैं इसका फॉर्मेट। पहले कॉलम में तो आ जाएंगे ईयर्स, 4 साल हैं। उसके बाद आउटफ्लो के नाम पर क्या क्या है, डेटा हमने समराइज किया है। एक तो ईएमआई जाएगी, उसमें एक होगा मेरे पास प्रिंसिपल, एक जाएगा हमारा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होगा हमारा नेट ऑफ टैक्स। उसके बाद इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन भी है, उस पे मिलेगी हमको टैक्स सेविंग ऑन डिप्रिसिएशन। उसके बाद इस क्वेश्चन में लाइसेंस फीस भी है, उसके बाद इस क्वेश्चन में आपके पास साल्वेज भी है, और ये सब नेट करके आपके पास आएगा नेट आउटफ्लो। और यहां पे लगाएंगे हम पीवी फैक्टर, तो हमारे पास पीवी ऑफ नेट आउटफ्लो आ जाएगा। फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बनेगा। चलिए अब एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इसके लिए तो हमें सबसे पहले इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन में केस है लोन टू बी पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो पहले तो ईएमआई निकालूंगा, फिर उसको सेग्रीगेट करूंगा। आइए, वर्किंग नोट 1, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ फाइनेंस डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव फैक्टर एट, यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट रेट, केडी नहीं, नेट ऑफ टैक्स नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट। क्यों सर, नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं कर रहे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट क्यों ले रहे हो यहां पे क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालने के लिए? क्योंकि अमाउंट ऑफ फाइनेंस से जो यहां पे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगी, ईएमआई आएगी, उसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल पे कोई टैक्स नहीं कटता है, इंटरेस्ट पे टैक्स कटता है। सो बेसिकली पहले मुझे टोटल अमाउंट विदाउट टैक्स चाहिए, फिर मैं उसको सेग्रीगेट करूंगा और उसमें से इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करूंगा। अगर मैंने यहां पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी नेट ऑफ टैक्स ले लिया तो टैक्स का इंपैक्ट प्रिंसिपल पे भी चला जाएगा, जो कि गलत होगा। और कितने साल का क्यूमुलेटिव? फॉर 4 ईयर्स, 4 साल की लाइफ है। अमाउंट ऑफ फाइनेंस 5 लाख रुपए का फाइनेंस लूंगा, एसेट 5 लाख रुपए का है। क्यूमुलेटिव फैक्टर एट इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में 10% है फॉर 4 ईयर्स। 4 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर आपके पास 10% का, सीधा सीधा ये क्वेश्चन ने इंडिविजुअल फैक्टर दे रखे हैं, इनको ऐड कर देंगे। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683, 3.169। 157778, ये आपके पास हर साल की ईएमआई का अमाउंट आ गया। अब इसमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। बाइफरकेट कर लेते हैं इसको, इसमें से हर साल का प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। ईयर्स, लोन कितने का था, उसमें से प्रिंसिपल पेमेंट कितनी गई और इंटरेस्ट कितना है, और इंटरेस्ट का वैसे रेट कितना है 10%। तो सर Y0 पे हमने लोन लिया कितने का, 5 लाख रुपए का। अब Y0 पे तो कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई, पहला साल खत्म हो गया। पहले साल का इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा, 5 लाख पे।
5 लाख का 10%, 50,000 का इंटरेस्ट लग गया पहले साल का। लेकिन पहले साल की पूरी ईएमआई कितनी गई? 157,778। तो टोटल ईएमआई 157,778, जिसमें से 50,000 इंटरेस्ट है, तो रिमेनिंग क्या है? प्रिंसिपल। 157,778 माइनस 50,000 का इंटरेस्ट, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल 1,07,778। इतना प्रिंसिपल हट जाएगा तो लोन कितना बच जाएगा? 5 लाख माइनस 107,778, 3,92,222। ठीक है जी। अब सेकेंड ईयर पे आ जाएंगे। सेकेंड ईयर अब 3,92,222 पे इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगा, राउंड ऑफ करके 39,222। ईएमआई की टोटल अमाउंट अभी भी कितनी गई है? 157,778, जिसमें से 39,222 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। तो बाकी सेकेंड ईयर का क्या है? प्रिंसिपल। $118,556। तो लोन कितना बच गया? 392,222 माइनस 118,556, 273,666। अब इस अमाउंट पर तीसरे साल का इंटरेस्ट 27,367। सेकेंड ईयर भी ईएमआई तो 157,778 माइनस उसमें से इंटरेस्ट 27,367। बाकी मेरे पास प्रिंसिपल बच गया। $130,411। तो लोन कितना बच गया? 273,666 माइनस 130,411, 143,255। फोर्थ ईयर में लोन खत्म हो जाएगा। तो फोर्थ ईयर में अब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लग जाएगा 10%, 14,326। रिमेनिंग सारा का सारा क्या होगा? प्रिंसिपल। ये मैंने ना राउंड ऑफ करके किया है सो दैट यहां पे लोन निल बन जाए। वैसे अगर आप करोगे वही बन जाएगा। सॉरी, 143। ये वैसे आ रहा है, अगर आप 157,778 माइनस 14,326 करोगे तो ये आ रहा है 143,449। वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 449 आ रहा है, यहां पे 255 है, उसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा। ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट्स की वजह से डिफरेंस आता है, मेरे को लोन खत्म करना है यहां पे। ठीक है जी। अब यहां से आपके पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आ गए, इसको ऊपर मेन फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल्स पहले 107,778, इस पे कोई नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 118,556, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 130,411, फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल 143,255। और अब इंटरेस्ट, बाय द वे ये वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस डल जाएगा इन दोनों जगहों पे। अच्छा, इंटरेस्ट लिखते हुए ध्यान रखना, नेट ऑफ टैक्स कर देना, टैक्स रेट 30% है क्योंकि उस पर टैक्स की सेविंग मिलेगी। तो पहले साल का इंटरेस्ट है 50,000, इसका 70% 35,000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 39,222, इसका 70%, 30% ही है ना टैक्स, हाँ, 27,455। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 27,367, 19,157, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट 14,326, इसका 70%, नेट ऑफ टैक्स 10,028। ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो गया।
अब मेरे को क्या निकालना है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, उसके लिए निकालनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में है डब्ल्यूडीवी मेथड से। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टैक्स सेविंग। चार साल हैं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, एसेट कितने का खरीदा, 5 लाख का, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट डब्ल्यूडीवी पे 25% है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,25,000, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना बचेगा, 3,75,000। यही आपके सेकेंड ईयर का ओपनिंग, इस पे 25% सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 93,750, 281,250। अब ये थर्ड ईयर का ओपनिंग, इस पे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 25%, 70,313, 210,937, इस पे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 52,734, 158,203। ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन आ गए हैं, इस पे निकल जाएगी टैक्स की सेविंग 30%। तो पहले साल 1,25,000 का 30%, 37,500, 93,750 का 30%, 28,125, थर्ड ईयर 70,313 का 30%, 21,094, और फोर्थ ईयर का 52,734 इंटू 30%, 15,820, और इसको लिख देंगे अब ऊपर मेन फॉर्मेट में 37,500, 28,125 सेकेंड ईयर का, और थर्ड ईयर का 21,094। बाय द वे ये इनफ्लोज हैं, तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा क्योंकि मेन मैंने आउटफ्लो निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे रेफरेंस डाल देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 पे। अच्छा, लाइसेंस फीस गिवन है, हर साल की कितनी है, ये आउटफ्लो है तो ऐड ही होगा 52,000। लास्ट चीज है स्क्रैप वैल्यू, ये तो फोर्थ ईयर में ही आएगी, लेकिन अब स्क्रैप वैल्यू में एक दिक्कत है, आपका ये एसेट 50,000 में बिकेगा फोर्थ ईयर के एंड में, लेकिन फोर्थ ईयर के एंड में इसकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी 158,203 है, यहां से आएगा आपका लॉस, जिस पे मिलेगी आपको टैक्स की सेविंग, उसका भी इंपैक्ट लेना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4, स्क्रैप वैल्यू एट Y4, सेल कंसिडरेशन, एसेट बिकेगा 50,000 का, यही गिवन है स्क्रैप वैल्यू, माइनस डब्ल्यूडीवी एट Y4, जो कि आपने वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाली है, कितनी है 158,203। तो आपका आ गया यहां पे कैपिटल गेन, जो कि बेसिकली लॉस है, 1,08,203। इस पे मिलेगी अब आपको टैक्स सेविंग
30% पे। $32,461। सो बेसिकली आपकी स्क्रैप नेट ऑफ टैक्स, एक तो आपको 50,000 का इनफ्लो तो मिल ही रहा है और इसकी वजह से 32,461 का टैक्स की सेविंग का भी इनफ्लो मिलेगा। सो टोटल इज 82,461। ये ऊपर आ जाएगा। $82,461 इनफ्लो है तो नेगेटिव में आएगा, वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस। बस अब नेट आउटफ्लो निकल जाएगा। 107,778 प्लस 35,000 प्लस 52,000 माइनस 37,500, तो 157,278। 118,556 प्लस 27,455 प्लस 52,000 माइनस 28,125, 169,886। $130,411 प्लस 19,157 प्लस 52,000 माइनस 21,094, 180,474, 143,255 प्लस 100,028 प्लस 52,000 माइनस 15,820 माइनस 82,461, 1,07,002। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 5 में लिख देते हैं इसके बारे में। डिस्काउंट रेट, ये क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला भी था ना, बता देना, इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स। So interest rate is 10%, 1 minus 30%, so this will be 7%, और 7% पे पीवी फैक्टर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। वर्किंग नोट नंबर 5, 0.935, 0.873, 0.816, 0.763 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 157,278 इंटू 0.935, सो दिस इज 147,055, 169,886 इंटू 0.873, 148,310, 180,474, 0.816, 816 ही है ना, हाँ, 147,267, 107,002.763, 81,643। बस टोटल लगा देंगे अभी सबका, तो आपके पास आ जाएगा पीवी ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक लोन 147,055 प्लस 148,310 प्लस 147,267 प्लस 81,643, सो दिस इज 5,24,275। ठीक है जी, ये हमारे पास पीवी ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक लोन आ गया। अब लीज का कर लेते हैं। लीज का तो एक ही लाइन का काम है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ लीज रेंटल है। आइए, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर लीज।
लीज रेंटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1,90,000 पर एनम। अब इसकी पीवी निकालने के लिए कोई आपको अलग से फॉर्मेट टेबल वगैरह तो बनाने नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में क्यूमुलेटिव फैक्टर से काम हो जाएगा। लीज रेंट, क्योंकि एक ही आउटफ्लो है बस, नेट ऑफ टैक्स, $1,33,000 सॉरी पर एनम। ये आपका नेट ऑफ टैक्स आ गया लीज रेंट। पीवी कैसे निकलेगी, लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स इनटू क्यूमुलेटिव फैक्टर एट डिस्काउंटिंग रेट, जो कि कितना है 7%। वर्किंग नोट नंबर 5 में पहले निकाल रखा है, फॉर 4 ईयर्स। 7% पर क्यूमुलेटिव फैक्टर जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको ऐड करके निकाल लेंगे। लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स 1,33,000 इनटू, इन सबको ऐड कर दो, 0.935 प्लस 0.873 प्लस 0.816 प्लस 0.763, 3.387। एक बारी मेरे को लग रहा है गलत तो नहीं कर दिया, 0.935 प्लस 0.873 प्लस 0.816 प्लस 0.763, ठीक है जी, 3.387। ये आ गया आपके पास 4,50,471, बस खत्म। तो लीज में आपका आउटफ्लो 450,471 है और बैंक लोन के केस में आपका टोटल आउटफ्लो 524,275 है। क्या करना चाहिए, लीज करना चाहिए क्योंकि वहां पे आउटफ्लो कम है। लिख देते हैं, एज कंप्यूटेड अबव कंपनी शैल avail this asset on lease because PV of outflow under lease, जो कि आपका 450,471 आया है, is less than PV of outflow under बैंक लोन ऑप्शन, जो कि आपका 524,275 आया है। एंड दिस इज इट, ये था आपका ये क्वेश्चन। आई होप समझ आया आपको अच्छे से। चलिए फिर, हाँ जी, तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारे इस टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर 2 था एफएम का। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन था ये हमारे पास, फॉलोइंग आर द डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। डेटा आपके पास कुछ इस तरीके से था। डेट टू टोटल एसेट रेशो आपको 0.4 दे रखी है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो 30%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स 20%, अकाउंट रिसीवेबल 36 डेज, क्विक रेशो 0.9, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55 डेज और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको 64 लाख दे रखे हैं। और इस तरीके से आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के दे रखा है। बेसिकली यही फॉर्मेट आपको कंप्लीट करना होगा। रिक्वायर्ड कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2021। ऑल कैलकुलेशन शुड बी इन नियरेस्ट रुपी, मतलब राउंड ऑफ कर देना। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। बाय द वे, ये जो क्वेश्चन है ये आपके अभी रिसेंट अटेम्प्ट जो हुआ है आईसीआई का, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, उसी का क्वेश्चन है ये। जो ये दिसंबर 21 का अटेम्प्ट हुआ था, देख लीजिए, एज इट इज यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना, अभी रिसेंट एग्जाम में। आइए करते हैं एक बार इसको फटाफट से। चलिए, तो एक काम करते हैं, हमें बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, तो फटाफट से एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग फिर सारी वर्किंग हम करेंगे।
बैलेंस शीट as at 31st March 2021. यहाँ पे लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है ना। फॉर्मेट एक बार कंप्लीट कर देते हैं जो भी क्वेश्चन ने बोला है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट में क्वेश्चन ने इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिख के ही दे रखी है 20 लाख रुपए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट्स, अकाउंट पेबल, जो भी वर्किंग नोट्स हम बनाएंगे उनकी रेफरेंसेस हम इनके सामने डाल देंगे, ठीक है ना। फिक्स एसेट, इन्वेंट्रीज, अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश। ये हमें फॉर्मेट कंप्लीट करना है। एंड बाय द वे बैलेंस शीट का टोटल हमको दे रखा है 50 लाख। सो अगर मेरी लाइबिलिटी साइड का टोटल 50 लाख है, इट्स बट ऑब्वियस एसेट साइड का भी टोटल तो मेरे पास 50 लाख ही है, तो मेरे टोटल एसेट तो 50 लाख ही हैं, ठीक है ना। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट पूरा मेरे को कंप्लीट करना है। अब तो डेटा में मुझे सबसे पहले डेटा दिया हुआ है डेट टू टोटल एसेट रेशो। बाय द वे जो डेट टू टोटल एसेट है, इसमें डेट सिर्फ और सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। यहां पे इस डेट का मतलब होता है सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो बेसिकली ये इसका टोटल है एक तरह से। आइए, वर्किंग नोट 1, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज इक्वल टू, ये है 0.4। अब टोटल एसेट मुझे लाइबिलिटी के टोटल से पता चल गया, टोटल एसेट तो 50 लाख के ही है, ठीक है ना। तो टोटल डेट बेसिकली द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, जिसमें करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म, क्वेश्चन ने कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया ना कि लॉन्ग टर्म ही है, सिर्फ जहां पे लॉन्ग टर्म था वहां पे स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो 50 लाख इंटू 0.4, सो ये आ गया हमारे पास 20 लाख। तो ये मेरे पास टोटल डेट आ चुका है, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 2, अब क्वेश्चन ने बोला है, इसका यूज मैं कर चुका हूं जो भी होना था, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, यह है 30%। लॉन्ग टर्म डेट तो मेरे को मालूम नहीं, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 20 लाख रुपए की। इक्विटी फंड नहीं बोला है, ठीक है, इक्विटी बोला है सिर्फ, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर फंड बोलता तो उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी होते फिर, ठीक है ना, अब नहीं है। सो यहां से आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 6 लाख, ठीक है ना। सो अब हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट आ चुका है और टोटल डेट 20 लाख था। टोटल डेट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जो डेटा है लॉन्ग टर्म डेट और अकाउंट्स पेबल, तो यहां से मेरे पास अकाउंट्स पेबल भी आ जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस अकाउंट्स पेबल इज इक्वल टू, जो मेरे पास वर्किंग नोट नंबर 1 से आया 20 लाख। सो यहां पर लॉन्ग टर्म डेट हमें पता है 6 लाख,
जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, प्लस अकाउंट्स पेबल इज इक्वल टू टोटल डेट 20 लाख, जो कि अकाउंट नंबर 1 से आया, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा अकाउंट्स पेबल 20 लाख माइनस 6 लाख, जो कि आ जाएगा हमारे पास अपना 14 लाख। तो अकाउंट्स पेबल आ गया 14 लाख। अब इतने डेटा को पहले ऊपर बैलेंस शीट में रेफर कर देते हैं। तो हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, वर्किंग नोट नंबर 3 से हमारे पास आया है अकाउंट्स पेबल 14 लाख। बाय द वे क्वेश्चन में अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमारे पास कोई डेटा है नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि टोटल इक्विटी फंड निकालने को बोल देता है और वहां से इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस की फिर रेशो बता देता है। वैसा इस क्वेश्चन ने कहीं पे कोई डेटा नहीं दिया, तो ये फिर मेरे को बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा क्योंकि और कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है ना। तो 50 लाख माइनस 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस 6 लाख के लॉन्ग टर्म डेट माइनस 14 लाख के अकाउंट्स पेबल, सो 10 लाख इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो लायबिलिटी साइड तो हमारी हो चुकी है पूरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये हम यूज कर चुके हैं। उसके बाद अच्छा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स दे रखा है 20% और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट में आप प्रॉफिट मार्कअप ऐड करोगे, आपके पास सेल्स आ जाएंगी। और आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड दे रखा है, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इस पीरियड को यूज करके डेटर टर्नओवर रेशो आ जाएगी। कैसे डेटर टर्नओवर रेशो कैसे आ जाएगी, अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड बेसिकली ये आपके पास एक तरह से एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है कि ऑन एन एवरेज कितने टाइम में मेरे पास पेमेंट आ जाती है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है, 365 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 दिन पूरे साल के डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास डेटर टर्नओवर रेशो आ जाएगी और फिर मैं डेटर टर्नओवर रेशो का वापस से फॉर्मूला लगा दूंगा जो मेन फॉर्मूला है, क्या, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। यहां से आपके पास एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएगा। आइए करते हैं एक बारी। ओहो, वर्किंग नोट नंबर 4, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड इज इक्वल टू एवरेज, यही तो होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि क्वेश्चन में आपको 36 डेज दिया हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360, क्वेश्चन में बोला है 360, वैसे 365 आता है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। और एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको 36 डेज दिया हुआ है, यहां से आपके पास डेटर टर्नओवर रेशो आ जाएगा अच्छा 10 आ जाएगा। तो अब डेटर टर्नओवर रेशो का मेन फॉर्मूला लगा दो, डेटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकलते हैं, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। एक तो हमें यहां पे ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी क्योंकि अलग से डेटा नहीं है कि ओपनिंग और क्लोजिंग फिर सेम है, तो जो मेरे एवरेज हैं वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। एक तो हमको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। दूसरा हमको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि इस सवाल में जो भी मेरी टोटल सेल्स आएंगी वही सारी मेरी क्रेडिट सेल्स हैं, क्योंकि अलग से कुछ डेटा नहीं दिया है कि टोटल सेल्स का इतना परसेंटेज मेरा क्रेडिट सेल्स है। ठीक है ना। तो ये वर्किंग नोट नंबर 4 बना रहे हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे छोड़ के वर्किंग नोट नंबर 5 में पहले सेल्स निकालूंगा। कैसे, क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें प्रॉफिट मार्कअप ऐड करूंगा 20%, सेल्स आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स।
सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 64 लाख दिया हुआ है, प्लस 64 लाख पे प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स दे रखा है। अब मतलब 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑन सेल्स, तो कॉस्ट पे कितना 1/4। तो ये आ जाएगा 80 लाख। तो 80 लाख आपके पास सेल्स आ गई। अब इसको ऊपर वर्किंग नोट नंबर 4 में पुट कर देंगे। डेटर टर्नओवर रेशो आपने 10 निकाली हुई है, इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। मैं यहां पे अजम्पशन लिख भी देता हूं, अज्यूमिंग ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। सारी ही सेल्स को हमने क्रेडिट सेल्स मान लिया क्योंकि और कोई डेटा नहीं है। 80 लाख, वर्किंग नोट नंबर 5 का रेफरेंस डाल देता हूं इसी के साथ, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। दिस इंप्लाइज एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएंगे आपके पास 8 लाख। ठीक है ना, वो डिवाइड करके। और इसके लिए भी फिर एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, अज्यूमिंग दैट ओपनिंग and closing receivables are same and therefore equal to average receivables। क्योंकि हमें बैलेंस शीट में कौन से रिसीवेबल्स लिखने होते हैं, क्लोजिंग वाले। अगर मेरे पास ओपनिंग या क्लोजिंग में से किसी एक का डेटा होता तो मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाकर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 दूसरा निकाल लेता, लेकिन कोई डेटा नहीं है तो इसलिए मुझे ये मानना पड़ेगा। तो यही एवरेज रिसीवेबल्स हमारे क्या हो गए, क्लोजिंग रिसीवेबल्स हो गए, यही ओपनिंग है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस डाल के ऊपर लिख देते हैं एवरेज रिसीवेबल्स में 8 लाख। ठीक है जी, वापस से क्वेश्चन के डेटा पे आते हैं। तो हम ये डेटा यूज कर चुके हैं। अब हमारे पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड था वैसे ही इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता था, 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता होगा, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अच्छा जी, ठीक है, इसका क्या यूज करेंगे, देखो एक बारी क्या यूज होगा। वर्किंग नोट नंबर 6, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू, अब यहां पे तो 360 डेज हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड अब मेरे को क्वेश्चन में 55 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को ITR लिख देता हूं। दिस इंप्लाइज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 6.5455। ये हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गई पॉइंट्स में, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मेन फॉर्मूला लगा देते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये तो होता है फॉर्मूला। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपने अभी निकाली 6.5455 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है अगेन 64 लाख, तो आपके पास यहां से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। $977,771। और यहां पे भी हमें सेम अजम्पशन लेनी पड़ेगी, अज्यूमिंग दैट
ओपनिंग, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है, लेकिन डेटा नहीं है तो मैं दोनों को सेम मान लूंगा. अज्यूमिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आर सेम and therefore equal to average inventory. ठीक है जी. इसको भी वर्किंग नोट नंबर 6 का रेफरेंस 6 है ना ये, हाँ लिख देते हैं ऊपर. नाइन 777 तो ये भी हो गया. कैश निकालना है. क्विक रेशो दे रखी है. क्विक रेशो क्या होती है? क्विक एसेट्स दैट इज लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्विक रेशो. आइए ये फॉर्मूला लगा देते हैं. वर्किंग नोट नंबर 7. क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. अच्छा अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला लगाना है. क्विक एसेट्स क्या होते हैं? टोटल करंट एसेट्स, उसमें से माइनस होता है स्टॉक दैट इज इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये दो हम करंट एसेट्स माइनस करते हैं टोटल करंट एसेट्स में से, तो मेरे पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं. ठीक है ना. तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास इस सवाल में करंट एसेट्स के नाम पे तीन ही चीजें हैं, इन्वेंट्रीज, अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश. देखो एक तरीका तो ये है, मैं टोटल करंट एसेट्स लिखकर माइनस करूं उसमें से इन्वेंट्रीज, या फिर मैं टोटल करंट एसेट्स लिखता ही नहीं, मैं लिखता ही सिर्फ लिक्विड एसेट्स हूं, क्विक एसेट्स हूं. मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल पर प्लस कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस कैश अगर मैं इतना ही लिखूंगा तो मेरे को इन्वेंट्रीज माइनस ही नहीं करनी पड़ेंगी, मैंने ऐड ही नहीं करी. बेसिक बात तो यही है ना, क्विक रेशो का पार्ट नहीं होती इन्वेंट्रीज या प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का डेटा नहीं है ना इसमें है, तो सीधा सीधा मैं अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस कैश लिखूंगा जो कि मेरे करंट क्विक एसेट्स हैं, और करंट लायबिलिटीज के नाम पे अकाउंट्स पेबल है मेरे पास. ठीक है ना. आइए तो क्विक रेशो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.9 इज इक्वल टू अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस कैश. स्टॉक माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने टोटल करंट एसेट्स नहीं लिखे हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज में मेरे पास अकाउंट्स पेबल हैं. अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं? 8 लाख, और पेबल है 14 लाख. प्लस कैश डिवाइडेड बाय पेबल है 14 लाख. सॉल्व करेंगे आपके पास कैश का अमाउंट आ जाएगा 4,60,000. तो कैश भी आ गया. वर्किंग नोट नंबर 7 का रेफरेंस डाल के कैश लिख देते हैं ऊपर. 4,60,000 वर्किंग नोट नंबर 7. सर फिक्स एसेट्स, डेटा तो सारा यूज हो गया. फिक्स एसेट्स का तो कहीं पे कोई डेटा भी नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है. बैलेंसिंग फिगर, जब कोई डेटा नहीं है तो यही करना पड़ेगा हमको. $2,762,229. एंड दिस इज इट. ये था आपका ये क्वेश्चन. चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. आइए अब थर्ड क्वेश्चन जो इस टेस्ट का था वो रिवाइज कर लेते हैं, एक बारी देख लेते हैं क्या था उस क्वेश्चन में. Mesco Limited has furnished the following ratios and information relating to year ended 31st March 2021. डेटा अब आपको वही रेशियोज पे क्वेश्चन है, डेटा आपको किस तरीके से दिया हुआ है, सेल्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह वगैरह, खूब सारे डेटा दे रखा है. ये अभी क्वेश्चन के साथ साथ देख लेंगे कि कहां पे कौन सा डेटा कैसे यूज होगा. ठीक है ना. उसके बाद आपको बोला हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू, बस ये टेबल में सारे डेटा है, यू आर रिक्वायर्ड टू, एक तो मांगा है आपसे कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. ठीक है जी.
दूसरा आपसे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा करने को बोला है। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन में। बाय द वे ये क्वेश्चन भी आपका मैं एक बार दिखा देता हूं, ये कौन से पास्ट ईयर से उठाया है मैंने। ये क्वेश्चन आपका जो जुलाई 2021 का अटेम्प्ट था उसके पेपर में आया हुआ है। ये देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने, अरे जुलाई 2021 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है ये। और अगर आप यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मेस्को लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एज इट इज। यही क्वेश्चन 10 नंबर का पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल। आइए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो जी सबसे पहले तो हमको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक पहले स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं, सर करेंगे क्या इसमें, कैसे निकालना है, ठीक है ना। एक सेकेंड रुको बस आप। चलिए तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं। एक काम करते हैं यार, हमको यहां पे क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे रखा है, दैट इज आफ्टर इनकम टैक्स। सो बेसिकली अगर मैं सीधा सीधा अपनी सेल्स पर 75 लाख की आपके पास सबसे पहले सेल्स दे रखी है, उस पर 6.5% आपका प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये लगा दूंगा, मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, ईएटी आ जाएगा। अब ना एक तरह से हम यहां पे रिवर्स वर्किंग करते हैं। क्या हो जाएगा रिवर्स वर्किंग से, एक बार देखते हैं। ईएटी दे रखा है, अगर मैं ईएटी में इनकम टैक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं दे भी रखा है या नहीं, नहीं तो जीरो। अच्छा ये रहा, रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको 50% दे रखा है। मैं इसमें टैक्स ऐड कर दूं, अगर बेसिकली माइनस होता है वैसे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ईबीटी, अगर मैं रिवर्स वर्किंग में बात करूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें माइनस होता है इंटरेस्ट, लेकिन अगर मैं ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड बैक कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ईबीआईटी आ जाएगा। इंटरेस्ट आपको ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75,000 दिया हुआ है, ईबीआईटी आ जाएगा। व्हाट इज ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी आपका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अच्छा आपकी टोटल सेल्स कितनी है, 75 लाख। अगर मैं अपनी टोटल सेल्स 75 लाख में से ये ईबीआईटी माइनस कर दूं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली कौन से होंगे, या तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, या फिर आपकी ये कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ये आ जाएंगे आपके पास। अच्छा ये जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इन्हीं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इंक्लूडेड है। बेसिकली इसी टोटल खर्चे से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनी है। अच्छा 22,50,000 की तो कॉस्ट, 22,50,000 की तो कॉस्ट मेरी बिक चुकी है, बाकी की कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास ये होंगे, और जो बिक चुके हैं उसके बाद के रिमेनिंग वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के बाद आ जाएंगे। सिंपल बात। आइए स्टार्ट कर देते हैं अब इसको। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस for year ended 31st March 2021 तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं रिवर्स वर्किंग के लिए इनकम स्टेटमेंट का डेटा बना लेता हूं। ईबीआईटी तक का बनाऊंगा। ईबीआईटी माइनस करते हैं इसमें से इंटरेस्ट, हमारे पास आ जाता है ये ईबीटी, माइनस करते हैं यहां से टैक्स, तो हमारे पास आ जाता है यहां पे ईएटी। अब ईएटी मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन के डेटा को यूज करके, सेल्स दे रखी है, और यहां पे नेट प्रॉफिट टू सेल्स बेसिकली आफ्टर इनकम टैक्स दैट इज ईएटी 6.5%। तो 75 लाख का 6.5%, 4
87,500। ठीक, टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में 50% दिया हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 50% मेरा टैक्स रेट है तो ये जो ईएटी आया हुआ है ये भी 50% है। तो अगर ईबीटी निकालना है 4,87,500 डिवाइडेड बाय 50% करके ग्रॉस अप कर दूंगा, 9,75,000, और ये भी 4,87,500 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 75,000, तो ईबीआईटी आ जाएगा 10,50,000। एंड व्हाट इज ईबीआईटी स्पेसिफाई कर देते हैं, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं नीचे अलग से लिखूंगा भी, आइए, ईबीआईटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना ईबीआईटी माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो रिमेनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो आ जाएंगे। वैसे तो टोटल कब आ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करने पे आ जाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग है, जो बिके नहीं है अभी, वो आ जाएंगे इसके बाद। तो सेल आपके पास क्वेश्चन में 75 लाख है, माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कितना आया, अभी आपने ईबीआईटी निकाला 10,50,000, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में दी हुई है 22.5 लाख। तो ये आपके पास आ जाएंगे 42 लाख। तो ये आ गए आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एज सिंपल एज दैट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन ने ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा बनाने को बोला है, तो पहले एज इट इज जो प्रोफॉर्मा क्वेश्चन ने दे रखा है वो हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट as on 31st March 2021। So share capital, reserves and surplus, %15 debentures, payables, बैंक टर्म लोन, एसेट्स में फिक्स एसेट्स, और करंट एसेट्स की हेडिंग में कुछ करंट एसेट्स स्पेसिफाइड हैं, वही आएंगे। स्टॉक, रिसीवेबल्स, कैश। अब देख लेते हैं, इस प्रोफोमा को पूरा करना है बस। ओके, चलो जी। तो अब भाई डेटा पे आ जाते हैं। सेल्स का डेटा हो चुका, आपको दिया हुआ है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये रिटर्न कौन सा, जो ये नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो ये नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ आपको 25% दे रखी है। व्हाट इज नेट वर्थ? इक्विटी फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसी को तो नेट वर्थ बोलते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है।
वर्किंग नोट नंबर 1, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज इक्वल टू 25% आपको बोल रखी है, मतलब रिटर्न और क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग और कोई प्रॉफिट तो है नहीं, ईएटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 25%। अब ये जो ईएटी है ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, 487,500 नेटवर्थ आ जाएगी यहां से। इज इक्वल टू 487,500 डिवाइडेड बाय 25%, 19,50,000। ये आपके पास नेटवर्थ आ गई। नाउ व्हाट इज नेटवर्थ? इक्विटी फंड, और क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल है नहीं, तो नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, ये आपके पास इक्वल्स टू 19,50,000 आ चुके हैं। इसी में कुछ आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, कुछ आपके पास रिजर्व्स हैं, और क्वेश्चन ने उसके बाद शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स की रेशियो भी दे दी 6:4। यहां से बांट लेंगे इसको। वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स इज इक्वल टू 6:4। देयरफॉर शेयर कैपिटल इज इक्वल टू टोटल 19,50,000 है, उस पे 6/10 आपकी शेयर कैपिटल है और 4/10 आपके रिजर्व्स हैं। बेसिकली रिमेनिंग आपके रिजर्व्स हैं इसमें से 11,70,000। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस या तो माइनस करके निकाल लो, 19,50,000 माइनस 11,70,000, या रेशो लगा दो, सेम ही आएगा। $7,80,000 वेरीफाई कर लेते हैं एक बार ऐड करके, वैसे सेम ही आना आएगा ये, क्योंकि उसी को तो बांटा है, सेम आ रहा है। आइए ऊपर बैलेंस शीट में लिख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस डाल के 11,70,000 शेयर कैपिटल और 7,80,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस, और दोनों में रेफरेंस डाल देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है जी। अच्छा, अब 15% डिबेंचर्स, ये भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट हो गया 15% और इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पहले दे रखा है 75,000। वर्किंग नोट नंबर 3, 15% डिबेंचर्स, 15% इंटू डिबेंचर कैपिटल, ये आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं सिर्फ, है कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो हमने पहले भी यूज किया अभी, 75,000। बस यहां से डिबेंचर कैपिटल आ जाएगी, $5 लाख। तो वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस डाल के इसको भी ऊपर लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पेबल्स, इसके लिए क्या डेटा दिया हुआ है देख लेते हैं एक बारी। करंट रेशो तो नहीं यूज होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो स्टॉक के लिए। अच्छा, पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक टर्म लोन, ये तो एज इट इज अमाउंट में दे रखे हैं, 2.5 लाख और 1,50,000 लिख दो एज इट इज। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये तो खत्म हो गया। ये दोनों आपके पास गिवन थे, तो लायबिलिटी साइड पूरी हो गई, टोटल आ जाएगा
28,50,000। अब आ जाते हैं एसेट वाली साइड पे, डेटा देखते हैं क्या है। तो करंट रेशो दे रखी है, करंट रेशो से क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटीज पता है, पेबल्स, अगर बैलेंस शीट को आप देखोगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के नाम पे पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक टर्म लोन ही है, ठीक है, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो मैं यूज करता हूं करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है आपको, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट लायबिलिटीज कितनी है, पेबल आपके पास 2.5 लाख और 1.5 लाख, अच्छा 4 लाख आ जाएगा ये, इंटू 2.5, तो 10 लाख के आपके पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। लेकिन मैं इसको ना एज इट इज लिख नहीं सकता हूं, लिख इसलिए नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे करंट एसेट्स कंबाइंड नहीं, उसको स्टॉक, रिसीवेबल्स और कैश के ब्रेकअप में लिखना है। देख लेते हैं सर, वर्किंग नोट नंबर 5, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में दे रखी है 22.5 लाख, यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स का कोई अलग से डेटा नहीं दे रखा, अजम्पशन ले लेंगे सेम है, और वही मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। आइए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको दे रखी है 12 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास 22.5 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 1,87,500। ठीक है जी। अच्छा, इसको ऊपर लिख देते हैं पहले तो, वर्किंग नोट नंबर 5 का रेफरेंस डाल के स्टॉक में, वो अजम्पशंस अभी मैं नीचे लिख दूंगा उसकी, 187,500 अजम्पशन लिख देते हैं हम पहले। Assuming that opening and closing inventory are same and therefore equal to average inventory। ये ध्यान रखना, बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी होती है। अच्छा, मेरे को बैलेंस शीट में इन्वेंट्री भी लिखनी थी, रिसीवेबल्स भी लिखने हैं, कैश भी लिखना है, और इन तीनों करंट एसेट्स का टोटल 10 लाख बनना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, देखते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 5 हम कर चुके हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 6, रिसीवेबल्स का डेटा दिया हुआ है। रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग डेटर्स 1 लाख। अच्छा, ये अमाउंट ही दे रखा है 2 लाख टोटल, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, खत्म हो गया ये तो। फिर रिसीवेबल्स गिवन है, रिसीवेबल्स में सारे आ जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स होगा, डेटर्स होगा, सब। तो ये 2 लाख आपको दिया हुआ है। बाय द वे, अच्छा, तभी यहां पे बैलेंसिंग फिगर अब आपके पास कैश आ जाएगा, क्योंकि टोटल करंट एसेट्स 10 लाख के हैं, उसमें से स्टॉक और रिसीवेबल्स माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग आपके पास कैश आ जाएगा। खत्म है ये तो। फिर कैश इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस रिसीवेबल्स। तो कैश इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स आपने वर्किंग नोट नंबर 4 में निकाले थे 10 लाख,
माइनस इन्वेंट्री आपने अभी वर्किंग नोट नंबर 5 में निकाली 187,500 माइनस रिसीवेबल आपको 2 लाख गिवन है, तो आपके पास कैश आ जाएगा 612,500। लिख देते हैं इसको भी ऊपर वर्किंग नोट नंबर 6 का रेफरेंस डाल के। अच्छा, अब लिखने हैं फिक्स एसेट्स, कुछ डेटा तो मैं यहां पे सारे टिक लग चुके हैं, कोई डेटा बचा ही नहीं है। इसका मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास टोटल तो यही होगा जो लायबिलिटी साइड पे आया है। बेसिकली अगर तो मेरे पास सारा डेटा होता है तो मैं उसी डेटा से निकाल के बैलेंस शीट को मैच करवा के वेरीफाई करता हूं। अगर कोई डेटा मिसिंग होता है तो फिर बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ेगी, तो बाकी बैलेंसिंग आपके पास फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। टोटल करंट एसेट्स 10 लाख के थे, 28 लाख 50, अच्छा ठीक है 18,50,000 के फिर आपके पास फिक्स एसेट्स आ गए। ठीक है जी, खत्म, ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप सारा अच्छे से समझ आ गया आपको ये टेस्ट। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर अपने अगले टेस्ट के डिस्कशन में। चलो जी।